प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति भी आपका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 6 दहन और ज्वाला पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं। आप अपने घरों में काम में आने वाले किसी ईंधनों का नाम बताइए। मोटर गाड़ियों में कौन कौन से ईंधन काम में लाए जाते हैं? सीएनजी क्या है? मोमबत्ती के जलने में और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या फर्क है? तो चलिए बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ना है। दहन, दहन के प्रकार, ज्वाला, ईंधन और ईंधन की दक्षता। तो बच्चों, इन सभी विषयों में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दहन। आपने पिछली कक्षा में पढ़ी हुई मैग्नीशियम की जलने की क्रिया को अच्छी तरह से देखा था। मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ ही में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। अब हम यही क्रियाकलाप एक कास्ट कोयले के टुकड़े के साथ करेंगे। कास्ट कोयला मतलब लकड़ी के कोयले को एक मोमबत्ती अथवा बुनसन बर्नर की ज्वाला के निकट लाएं। कास्ट कोयला वायु में जलता है और वायु में जलकर यह कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। इस प्रकार वह सभी रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देते हैं, दहन कहलाते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि जलते हैं और कुछ पदार्थ नहीं जलते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, एक बच्चे ने जलती हुई तीली कागज के निकट की और दूसरे बच्चे ने जलती हुई तीली कांच के टुकड़े के निकट की। कागज का टुकड़ा तो जलने लग जाता है, इसलिए बच्चों, वे पदार्थ जो वायु अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहे जाते हैं। और दूसरी ओर कांच का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, इसलिए वह पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की क्रिया नहीं करते हैं, उन्हें अज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। आइए बच्चों, अब हम उन अवस्थाओं का पता लगाएं जिन अवस्थाओं में जलने की क्रिया होती है या दहन होता है। एक मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखें। कांच की एक चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखें कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटकों को हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दें। क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है अथवा धुआं देती है? तीसरी स्थिति में चिमनी को ऊपर से भी ढक दें। अब ज्वाला पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपने देखा कि पहली अवस्था में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है। दूसरी अवस्था में ज्वाला कंपन करने लगती है और तीसरी अवस्था में उसे वायु नहीं मिलती और वो बुझ जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार इस क्रिया से हमें यह पता चला कि वायु दहन के लिए बहुत आवश्यक है।
पहली दो अवस्थाओं में वायु उपलब्ध थी, इसीलिए ज्वाला जल रही थी। लेकिन तीसरी अवस्था में वायु न होने के कारण ज्वाला बुझ गई। आइए बच्चों, अब हम ज्वलनशील पदार्थों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बच्चा एक जली हुई तीली को कागज के टुकड़े के निकट लेकर जा रहा है और दूसरा बच्चा जली हुई तीली को लकड़ी के टुकड़े के निकट लेकर जा रहा है। लेकिन यह जलती हुई तीली लकड़ी के टुकड़े को नहीं जला सकती, लेकिन कागज के टुकड़े ने तो बहुत जल्दी आग पकड़ ली। इसका अर्थ है कि लकड़ी का टुकड़ा अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंचा। तो बच्चों, वह कम से कम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू करता है, वह तापमान उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। इसी कारण विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। आपने देखा ही होगा, अपने घर में आपको एलपीजी स्टोव के निकट माचिस की तीली लेकर जाने से रोकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह गैस बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। इसी प्रकार आपने पेट्रोलियम पंप पर भी नो स्मोकिंग के साइन बोर्ड लगे हुए देखे होंगे। ये क्यों लगे होते हैं? क्योंकि पेट्रोलियम का ज्वलन ताप भी बहुत कम होता है और ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसी प्रकार पेट्रोलियम पंप पर सिगरेट आदि पीने की इजाजत नहीं होती है। तो बच्चों, एलपीजी और पेट्रोल जैसे पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और यह ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम आग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि आग उत्पन्न करने के लिए किन किन चीजों की, किन किन अवस्थाओं की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज ईंधन, दूसरा वायु और तीसरे नंबर पर आता है गर्मी या तापमान। इनमें से किसी भी एक या एक से ज्यादा चीजों को अगर हटा दिया जाए तो हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहली जरूरत यानी कि हवा या ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बंद कर दी जाए तो आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। आपने फायरमैन को पानी के साथ आग बुझाते हुए देखा होगा। पानी ईंधन के तापमान को ज्वलन ताप से कम कर देता है। लेकिन बच्चों, अगर विद्युत यंत्रों में आग लगी हो तो हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पानी विद्युत का चालन करता है और हमें करंट लग सकता है। तेल एवं पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल उचित नहीं है। इन ज्वलनशील पदार्थों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अच्छा आग बुझाने वाला पदार्थ है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण यह आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है और इस प्रकार ईंधन और ऑक्सीजन में संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्युत यंत्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। यह उन्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सप्लाई
कहां से मिलेगी? उच्च दाब पर यह द्रव अवस्था में सिलेंडर्स में भरी जाती है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन का ताप भी उसके ज्वलन ताप से काफी नीचे ले आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के लिए सबसे उत्तम पदार्थ माना जाता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि दहन कितने प्रकार का होता है। दहन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। अब देखते हैं तीव्र दहन किसे कहा जाता है। जब कोई वस्तु तेजी से जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है, तो इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहा जाता है। स्वतः दहन वह दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। विस्फोट जब किसी पदार्थ को जलाने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है और इस अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, तो इस अभिक्रिया को विस्फोट कहा जाता है। बच्चों, क्या आपको पता है ज्वाला किसे कहते हैं? जब हम केरोसिन लैंप की ज्वाला को देखते हैं तो हमें यह पीली दिखाई देती है, लेकिन हमारी रसोई में एलपीजी गैस के चूल्हे की ज्वाला नीली है। मोमबत्ती की ज्वाला का रंग ऑक्सीजन की सप्लाई पर निर्भर करता है। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो ज्वाला का रंग पीला होगा। इसका अर्थ है कि ईंधन की ज्वलन क्रिया पूरी नहीं हुई। लेकिन यदि ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है तो ज्वाला का रंग नीला हो जाता है, अर्थात ईंधन की ज्वलन क्रिया पूरी हो चुकी है। तो बच्चों, यहाँ पर यह सोचने की बात है कि ज्वाला बनती क्यों है। आइए देखते हैं। दहन के समय जो ईंधन वाष्पित होते हैं वह ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ कुछ पदार्थ वाष्पीकृत होते हैं और ऊपर उठते हैं। दहन के समय यह वाष्पित होकर ऊपर उठने वाले पदार्थ ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत यदि लकड़ी के कोयले को जलाया जाए तो आप देखेंगे कि कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता। अब हम मोमबत्ती की ज्वाला के भागों का अध्ययन करते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे आंतरिक काला क्षेत्र, मध्य भाग या दीप्त क्षेत्र जो पीला होता है, और सबसे बाह्य क्षेत्र या अदीप्त क्षेत्र जो नीला दिखाई देता है। आइए इन क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए एक क्रिया करें। एक मोमबत्ती लीजिए और इसे जलाइए। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो जाए तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में कांच की स्लाइड प्रविष्ट करके देखें। कांच की स्लाइड को संडासी से लगभग 10 सेकंड के लिए पकड़ के रखें। हम देखते हैं कि स्लाइड के ऊपर एक गोल काला घेरा या वलय बन गया है। यह
ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। इसलिए ही मोमबत्ती की ज्वाला के इस भाग को आंशिक दहन वाला भाग भी कहा जाता है। आइए बच्चों, अब एक और क्रिया करते हैं। एक पतली लंबी तांबे की तार को 30 सेकंड तक पकड़ कर रखें। आप देख सकते हैं कि तार का जो भाग ज्वाला के ऊपर है वह लाल और गर्म हो जाता है। यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त भाग का तापमान बहुत अधिक होता है। वास्तव में यह ज्वाला का बहुत गर्म भाग होता है और इसे पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। बच्चों, इसीलिए ही सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फेंकते हैं और उन्हें पिघलाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ईंधन किसे कहा जाता है? घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन या आदर्श ईंधन वह होता है जो सहज ही उपलब्ध हो जाए, सस्ता होता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता और प्रदूषण भी कम करता है। चलिए बच्चों, अब हम ईंधन की दक्षता के बारे में जानेंगे। ईंधन ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम पेट्रोल का इस्तेमाल गाड़ियां, मोटरें चलाने के लिए करते हैं। एलपीजी का इस्तेमाल घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हवाई जहाज चलाने के लिए किया जाता है। लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल हम अपने घरों को गर्म करने के लिए और भी कई अन्य कार्यों में करते हैं। बच्चों, यह सभी ईंधन के रूप हैं। ये सभी ईंधन अलग अलग मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से उत्पन्न गर्मी या ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं ईंधन के दहन से कई हानिकारक उत्पाद भी प्राप्त होते हैं? आइए अब हम इन हानिकारक उत्पादों के बारे में कुछ जानें। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जैसे लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण बहुत अधिक प्रदूषक होते हैं जो कि दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत ही विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोयले के जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की
मात्रा बढ़ जाती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड्स छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो फसलों, भवनों, मृदा और जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती है। चलिए बच्चों, अब हम इस अध्याय की दोहराई करते हैं। दहन के लिए वायु यानी कि ऑक्सीजन आवश्यक है। ज्वलन ताप वह कम से कम तापमान है जिस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ आग पकड़ लेते हैं। दहन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं: अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा विश्व उष्णन का कारण है। बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे। पहले प्रश्न में मेरे पास कुछ पदार्थ हैं। आपने यह बताना है कि इनमें से कौन से पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं या ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। पदार्थ हैं मोमबत्ती, नेफ्थलीन बॉल्स, धातु का टुकड़ा, कोयला, गैस स्टोव और रुई। बिल्कुल सही। हमें पता है कि मोमबत्ती ज्वाला उत्पन्न करता है। नेफ्थलीन बॉल्स जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करती हैं। कोयला ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। गैस स्टोव ज्वाला उत्पन्न करता है। रुई जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करती है और धातु जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से ठोस, द्रव व गैसीय ईंधनों को वर्गीकृत कीजिए। ईंधन है गोबर की पाथियां, मिट्टी का तेल, एलपीजी, कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस। जी हाँ बच्चों, ठोस ईंधन में आते हैं गोबर की पाथियां और कोयला। द्रव ईंधन में आता है मिट्टी का तेल और डीजल। और गैसीय ईंधन में आते हैं एलपीजी और प्राकृतिक गैस। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण यह गैस है। कौन सी गैस है? जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दूसरा, मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में डीजल या पेट्रोल की जगह आजकल कौन सा ईंधन ले रहा है? जी हाँ, आजकल मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में सीएनजी
यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ज़्यादा उपयोग में लाई जा रही है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय दहन और ज्वाला समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।